ओके आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 6 और ये लेसन नंबर 6 कुछ कुछ वैसा ही है जैसा लेसन नंबर 1 था, चॉइस एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको देखते हुए हमने कुछ इजी चैप्टर्स पिकअप करे हैं, ठीक है, ताकि आपको लगे कि हमारे लायक भी कुछ है एग्जाम में करने के लिए। तो अनदर इजी चैप्टर वी हैव, चैप्टर का नाम अगर हम लोग देखें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फिर से आपको नाम पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग वही चीज पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से होते हैं फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? सोल प्रोप्राइटरशिप, देन पार्टनरशिप, देन कंपनी, एलएलपी, एचयूएफ, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में बस एक चीज एक्स्ट्रा जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये कि इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। मतलब सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है और उसका रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप क्या होती है और उसका रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं, राइट। तो जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका रजिस्ट्रेशन इज व्हाट इज न्यू इन दिस चैप्टर एंड ऑब्वियसली दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनदर वेरी इजी चैप्टर। सबसे पहले देखिए किसकी बात बताएंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप के अगर हम लोग फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें तो आई थिंक ये इजी है आपके लिए, आप कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, द वास्ट मेजॉरिटी of small businesses start out as sole proprietorship. The sole proprietorship is a form of business that is owned, managed and controlled by an individual. Obviously, अगर एक सिंगल इंडिविजुअल है जो ओवरऑल बिजनेस को मैनेज कर रहा है तो वो कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा? सोल प्रोप्राइटरशिप। मेरिट्स पे आ जाइए, इजी फॉर्मेशन बताइए, नाम से ही समझ में आ जाएगा तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बेटर कंट्रोलिंग, कितने लोग होंगे सोल प्रोप्राइटरशिप में जो कंट्रोल कर रहे हैं? 1। एंड अगर एक ही बंदा है जो ओवरऑल कंट्रोलिंग कर रहा है तो कंट्रोलिंग बेटर होगी। सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट्स, इसका क्या मतलब हुआ? सोल प्रोप्राइटरशिप में जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो सारे के सारे प्रॉफिट सिर्फ एक ही बंदे को मिलेंगे, हु इज द ओनली ओनर। जबकि अगर हम लोग कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो जितने ज्यादा मेंबर्स होंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब पर पर्सन प्रॉफिट कम मिलेगा। जबकि अगर हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सारे के सारे प्रॉफिट्स उसी इंडिविजुअल के होंगे, लेकिन यहां पर एक डिसएडवांटेज भी होगा। डिसएडवांटेज क्या होगा इसी का? लॉसेस भी जो होंगे वो भी पूरे के पूरे उसी सोल पर्सन को बियर करने पड़ेंगे। फोर्थ, बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल स्केल ऑपरेशन। जितने भी स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं, हम लोगों ने देखा था चैप्टर 1 के अंदर भी, जो भी स्मॉल रेस्टोरेंट्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, छोटे छोटे जितने भी बिजनेसेस होते हैं उन सब के लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा कहलाया जाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप। इन एक्सपेंसिव मैनेजमेंट, ऑब्वियसली सोल प्रोप्राइटरशिप में हमें डिपार्टमेंट्स नहीं बनाने हैं, अलग अलग मैनेजर्स नहीं अपॉइंट करने हैं, नंबर ऑफ पीपल कम होंगे तो ऑब्वियसली खर्चा भी कम होगा। These are the merits of sole proprietorship. अब ये बताइए, मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा आपको? वैसे तो अगेन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम हैं, स्टिल अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आई थिंक बना बना के लिख लेंगे, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लिमिटेशंस भी देख लेते हैं क्या क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप की। लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट स्किल, एक बड़ी कंपनी में अलग अलग मैनेजर्स होते हैं और उनकी अलग अलग स्किल्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग मैनेजर इज एन एक्सपर्ट इन मार्केटिंग, प्रोडक्शन मैनेजर इज एन एक्सपर्ट इन प्रोडक्शन। लेकिन अगर हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में देखें तो मार्केटिंग भी वही बंदा कर रहा है, प्रोडक्शन भी वही बंदा कर रहा है, फाइनेंस भी वही देख रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। तो यहाँ पर स्किल्स जो है वो लिमिट हो जाती है, यानी एक ही पर्सन के अंदर जितनी स्किल्स है वो यूज कर लेगा। जबकि अगर हम लोग एक बड़ी कंपनी में देखें तो अलग अलग पीपल आर देयर फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ओके, सो लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट स्किल। रिसोर्सेज भी कम होंगे सोल प्रोप्राइटरशिप में। कैपिटल बताइए सबसे कम किसमें होती होगी? सोल प्रोप्राइटरशिप में। एक ही बंदा है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, लिमिटेड कैपिटल होगी, लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, आई होप इसको समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी विल ऑलवेज बी अनलिमिटेड। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसका मतलब क्या हुआ? वो एक सिंगल ओनर है जो बिजनेस चला रहा है, अगर उसकी डेथ हो गई तो वो बिजनेस बंद हो जाएगा। जबकि अगर हम लोग कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो वहां पर कौन सा फीचर होता है? परपेचुअल सक्सेशन।
members may come or members may go, but the company keeps on going forever. तो इसकी क्वांटिटी भी लिमिटेड होती है. अब इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए रजिस्ट्रेशन. यही हम आपको बता रहे थे. फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो हम लोग ने पढ़े हुए हैं, उसमें कुछ नया नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. अच्छा बताइए, लेसन नंबर 1 में भी हम लोग ने डिस्कस किया था, सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर कौन सा एक्ट लग रहा है, या सोल प्रोप्राइटर्स को कहां पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. सोल प्रोप्राइटर के ऊपर कोई एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, इनका खुद का कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है. बट यस, अगर इनको कोई स्पेसिफिक लाइसेंस चाहिए, जैसे हमने आपको बताया था, अगर इनको रेस्टोरेंट खोलना है या अगर इनको मेडिसिन की शॉप खोलनी है, अगर उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, देन दे वुड बी रिक्वायरिंग लाइसेंसेस. अदरवाइज ना इनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, ना इनके ऊपर कोई एक्ट एप्लीकेबल होता है. तो देखिए लिखा है, सोल प्रोप्राइटर इज फॉर्म्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन इंडिविजुअल. नो डीड और अग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सोल प्रोप्राइटरशिप. कह रहे हैं कोई डीड या किसी अग्रीमेंट की जरूरत नहीं है. However, in actual practice and keeping in mind the nature of business activity, registration may be required under the following enactment. Enactment means act. कह रहे हैं वैसे तो सोल प्रोप्राइटर को ना कोई अग्रीमेंट करना पड़ता है, ना कोई रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, लेकिन हाँ, इन लॉज के अंदर हो सकता है उनको लाइसेंसेस लेना पड़े, जैसे शॉप एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट. ये मार्क कर लीजिएगा कि सोल प्रोप्राइटर को कौन से एक्ट, जैसे अगर वो कोई शॉप खोलता है तो उसके ऊपर शॉप एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लगता है. एनी पर्सन हु इज ओपनिंग अ शॉप, उसके ऊपर ये एक्ट लगता है और शॉप खोलने का लाइसेंस लेना पड़ेगा. दैट मीन्स वो सोल प्रोप्राइटर है, इस बात का लाइसेंस नहीं ले रहा है वो, इसलिए एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उसने शॉप खोली है इसलिए उसके ऊपर ये एक्ट लग रहा है. सिमिलरली, लॉ रिलेटिंग टू प्रोफेशनल टैक्स. प्रोफेशनल टैक्स कुछ स्टेट्स में, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है, तो अगर आप महाराष्ट्र में अपनी शॉप खोलते हैं या कोई सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस खोलते हैं, तो हो सकता है आपको इस एक्ट के अंदर भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़े. देन अगर आप एक एमएसएमई सेक्टर में बिलोंग करते हैं तो आपको इस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको एमएसएमई की सब्सिडीज मिल पाएंगी. नाउ अगेन, वो सोल प्रोप्राइटर है इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा है. अगर उसको एमएसएमई के अंडर बेनिफिट्स चाहिए सरकार के, सब्सिडीज चाहिए सरकार की, तो उसको एमएसएमई एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. सिमिलरली, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज. नाउ व्हाट इज दिस? हैव यू हर्ड दिस वर्ड एवर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? सुना है आपने, अब जो हम बोलेंगे वो आपने सुना होगा. हैव यू हर्ड अबाउट कॉपीराइट? हाँ, ये सुना है. हैव यू हर्ड अबाउट पेटेंट, ट्रेडमार्क? यही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है. सी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब समझो, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जैसे आपकी लैंड बिल्डिंग, ठीक है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मींस वो चीज जो आपने अपने इंटेलेक्ट यानी अपनी स्किल, अपनी क्रिएटिविटी से बनाई है. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कोई बुक लिखी या हमने एक कोई म्यूजिक बनाया अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी स्किल से. अब हमको ये डर था मेरा ये म्यूजिक या मेरी ये बुक चोरी ना हो जाए, तो हम इस पे क्या करा लेते हैं? कॉपीराइट. कॉपीराइट का मतलब एक अधिकार कि इस चीज को मेरे अलावा कोई और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. सिमिलरली, मान लीजिए हमने कोई नई तरीके की दवाई का इन्वेंशन कर दिया, हमने एक इन्वेंशन करा, हमने एक नए तरीके का पेन इन्वेंट कर दिया. वो पेन ऐसा था कि आप उसको जिस भी एग्जाम में लेके जाओगे आंसर्स अपने आप लिखने लग जाएंगे. खुशी देखो आपके चेहरे की, बस हमें मिल जाए, है ना. तो हमने एक नए तरीके का पेन इन्वेंट किया स्पेशली सीएस के बच्चों के लिए. तो ये पेन मेरी इन्वेंशन थी, मेरी क्रिएटिविटी से हमने बनाया, लेकिन हमको ये लगा कि ये पेन मेरे नाम से कोई और ना बेचने लग जाए, मतलब अपने नाम से कोई और ना बेचने लग जाए. तो हमने इस इन्वेंशन के लिए क्या ले लिया? पेटेंट. पेटेंट इज ऑलवेज फॉर इन्वेंशंस. तो जब हमने इन्वेंशन करी तो हमने उसका पेटेंट करा लिया. पेटेंट का मतलब अब ये चीज सिर्फ हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, हम मार्केट में सेल कर सकते हैं. दैट मीन्स आई विल बी कंसिडर्ड एज द ट्रू ओनर. तो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए ये ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और ये सारी पेटेंट, ये सारी चीजें बनाई जाती है. ओके,
अब अगर मान लीजिए मेरी कोई शॉप थी, ठीक है, मेरी कोई मेडिकल की शॉप थी, हमने कोई नई दवाई इन्वेंट करा ली। अगर हमने कोई नई दवाई इन्वेंट करी है, देन इन दैट केस हम उसका पेटेंट कराएंगे। हम उस प्रोडक्ट का पेटेंट इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि हम सोल प्रोप्राइटर हैं, हम पेटेंट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि वो मेरी इन्वेंशन है। तो ये जितने भी एक्ट यहाँ लिखे हैं, इन सब एक्ट के अंदर हो सकता है आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़े, लेकिन इनके अंडर रजिस्ट्रेशन आप इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप सोल प्रोप्राइटर हैं। इनके अपने अपने अलग अलग रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें इनके अंडर रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर का अपना खुद का कोई एक्ट नहीं है, सोल प्रोप्राइटर को खुद से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, लेकिन यस अगर वो इन कैटेगरीज में फॉल कर रहा है तो इन एक्ट के अंडर उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। हाँ बेटा, हाँ ओके, एक डाउट ये आया है, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कॉपीराइट है, अब ये सिर्फ हम ही यूज कर सकते हैं या हम किसी और को दे भी सकते हैं, हम असाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक बुक लिखी, ठीक है, अब ये बुक लिखी और इसका कॉपीराइट मेरे पास है, मान लीजिए हमने ये कॉपीराइट आपको असाइन कर दिया, इसका मतलब अब आप इसकी कॉपीज बना के बेच सकते हो, इसके लिए हम आपसे रॉयल्टी चार्ज करेंगे, फ्री में तो असाइन करेंगे नहीं, ठीक है। तो बदले में हम आपसे, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी बुक्स होती हैं जिन पे बेस करके मूवीज बन जाती हैं, या बहुत सारी ऐसी बुक्स होती हैं जो ओरिजिनल राइटर ने लिखी है, फिर बाकी लोग उसके ट्रांसलेशंस बनाते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट, ठीक है। तो कॉपीराइट हमने असाइन कर दिया कि भाई ये अधिकार मेरा था, आज से ये अधिकार हम आपको असाइन कर रहे हैं, लेकिन बिना मेरी परमिशन के अगर आपने ऐसा किया देन दैट इज एन ऑफेंस। वैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पूरा चैप्टर है एसबीसी में, ठीक है, वहां डिटेल में पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं छोड़ा है, आप सोच के देखो टॉपिक, उसका चैप्टर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु अग्री टू कंबाइन देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड मैनेजरियल एबिलिटीज to run a business and share profits in an agreed ratio. Since the resources of a sole proprietor to finance and his capacity to manage are limited, he feels the need for a partnership firm. अगर at any point of time sole proprietor को लगता है कि भैया limited capital है, हमको और पैसों की जरूरत है, हमको और लोगों की जरूरत है, तो वो sole proprietorship से किस में शिफ्ट हो जाता है, पार्टनरशिप में। नेक्स्ट देखो, ओके, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ये याद है कुछ कुछ आप लोगों को, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, होल्डिंग आउट, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, ऐसा कुछ याद है? नो, टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, कुछ ऐसा हल्का हल्का याद है? कोई नहीं, आई एम कंसिडरिंग कि पहली बार पढ़ रहे हैं। चलो यहां से देखते हैं, देखिए कह रहे हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप मीन्स अ पर्सन में बिकम अ पार्टनर विद अनदर पर्सन इन अ पर्टिकुलर एडवेंचर। ये कह रहे हैं मान लीजिए किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने आपके साथ पार्टनरशिप करी, फॉर एग्जाम्पल हमने और आपने मिलके डिसाइड किया कि हम लोग मिलके एक ब्रिज बनाएंगे, या हमने और आपने मिलके डिसाइड किया कि हम लोग एक पर्टिकुलर बिजनेस करेंगे। जब तक वो बिजनेस है तब तक हमारी पार्टनरशिप है, जैसे ही वो बिजनेस खत्म, जैसे ही वो ब्रिज बन जाएगा, वैसे ही हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। इसका मतलब हमने पार्टनरशिप करी है फॉर अ पर्टिकुलर एडवेंचर, फॉर अ पर्टिकुलर वर्क, ऐसी पार्टनरशिप को कहा जाता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ओके, तो देखिए लिखा है, इट मींस अ पर्सन मे बिकम अ पार्टनर विद अनदर पार्टनर विद अनदर पर्सन इन पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग। होल्डिंग आउट, एनीवन who by words spoken or written or by conduct represent himself or knowingly permit himself to be represented to be a partner. फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग कहते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अगर आपने कभी सुना हो, एक पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर्स थे, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, लेकिन मिस्टर ए और मिस्टर बी जहां कहीं भी जाते थे वो मिस्टर सी को साथ में लेके जाते थे, ठीक है। मिस्टर सी उनका पार्टनर नहीं था, लेकिन मिस्टर ए और बी हर जगह सबको यही बताते थे कि इनको भी हमारा पार्टनर ही समझो, ठीक है। जब वो हर जगह मिस्टर सी को अपना पार्टनर बताते थे तो लोगों को क्या लगने लग गया, मिस्टर सी इज ऑल्सो अ पार्टनर। अब बताइए, जब थर्ड पार्टी कोई अमाउंट क्लेम करेगी या कोई लायबिलिटी इंपोज करेगी तो सिर्फ ए और बी पे करेगी या तीनों पे करेगी?
बताओ, ए और बी पे करेगी कि तीनों पे? चलो एग्जाम्पल थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। मिस्टर ए और बी पार्टनर्स थे, जहां कहीं भी जाते थे मिस्टर सी को लेके जाते थे कि ये भी हमारे साथ ही काम करते हैं, ये भी हमारे पार्टनर है, ठीक है। और मिस्टर सी का कंडक्ट भी ऐसा था जिससे लगता था कि वो पार्टनर है। किसी डेटर को पैसा देना था, पेमेंट देनी थी ठीक है, उस डेटर ने पेमेंट दे दी मिस्टर सी को और ये कहा कि भाई ये आप लोग आपस में बांट लेना, हमने आपसे उधार लिया था आपकी फर्म से और आज हम आपको पैसा वापस कर रहे हैं। मिस्टर सी ने वो पैसा लिया और वो पैसा लेके भाग गए, ठीक है। अब मिस्टर ए और बी ने डेटर से जाके कहा कि तुमने सी को पैसा क्यों दे दिया, वो हमारा पार्टनर थोड़ी ना था। डेटर ने क्या कहा? डेटर ने कहा आप ही तो उसको पार्टनर पार्टनर बोलते रहते थे और जब आपने कहा वो पार्टनर है तो हमने पार्टनर समझ के उसको पैसा दे दिया। अब बताइए डेटर को दोबारा पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? ये क्या हुआ, पूरी पिक्चर समझ में आई? यहां पर सी वॉज हेल्ड टू बी अ पार्टनर। हेल्ड टू बी अ पार्टनर मतलब मिस्टर सी को पार्टनर मान लिया गया। यानी अगर किसी पर्सन को बार बार होल्ड आउट किया जाएगा कि ही इज अ पार्टनर, तो थर्ड पार्टी को यही लगेगा कि ही इज अ पार्टनर और थर्ड पार्टी उसको पार्टनर मान के चलेगी। ऐसा पार्टनर, ऐसा बंदा जो एक्चुअली में पार्टनर नहीं है लेकिन उसके कंडक्ट से ऐसा लग रहा है कि वो पार्टनर है, ऐसे पार्टनर्स को कहा जाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। समझ आ गया? ठीक है। तो देखो कह रहे एनीवन हु बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और बाय कंडक्ट, या तो वो कुछ ऐसा कह रहा है या कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है खुद को टू बी अ पार्टनर इन द फर्म, ही इज लायबल एज अ पार्टनर। अगर उसने अपने आप को पार्टनर की तरह रिप्रेजेंट किया है तो जब लाइबिलिटी आएगी तो भी उसको वो लाइबिलिटी बियर करनी पड़ेगी। Dissolution of the firm, dissolution of the partnership between all the partners of a firm is called dissolution of a firm. तो दो चीजें होती हैं, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर सारे पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप खत्म हो गई, इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया? द फर्म हैज बीन डिसॉल्व्ड। ठीक है, फाइन अभी ये सब डिटेल में है आगे। देखो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एन अग्रीमेंट। कह रहे हैं पार्टनरशिप के लिए पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट होना जरूरी है, ठीक है। और उस अग्रीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। ये बताइए पार्टनरशिप डीड बनाना मैंडेटरी है? मान लीजिए हमने और आपने ओरली डिसाइड कर लिया कि हम लोग पार्टनर्स बन जाएंगे, आपस में जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर कर लेंगे, लॉसेस भी शेयर कर लेंगे, तो ये पार्टनरशिप वैलिड होगी कि इनवैलिड? वैलिड। पार्टनरशिप डीड बनाना और उसका रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर हम पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं तो फ्यूचर में डिस्प्यूट के चांसेस हो सकते हैं। ओके, सो इट इज एडवाइजेबल दैट देयर शुड बी अ पार्टनरशिप डीड। देखो लिखा है पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। इट डज नॉट अराइज आउट ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। कोई एक ऐसी चीज बताइए जो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ क्रिएट होता है, जैसे HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जैसे ही कोई मेंबर अराइज होता है या जैसे ही कोई पर्सन होता है बाय बर्थ, वो मेंबर बन जाता है, ठीक है। पार्टनरशिप में पार्टनर बनने के लिए, छोटा सा एग्जांपल समझिए, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बताइए, किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अग्रीमेंट करना पड़ेगा। अच्छा बताओ HUF का मेंबर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बताइए, एक HUF का मेंबर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, उस घर में पैदा होना पड़ेगा, बस इतना छोटा सा काम है, उस घर में पैदा हो जाओ, ऑटोमेटिकली बाय बर्थ आप उसके मेंबर बन जाएंगे। दैट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लेकिन पार्टनरशिप इज नॉट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, पार्टनरशिप इज बाय अग्रीमेंट। ओके, engagement in business a partnership can be formed only on the basis of business activity. Its business may include trade, industry, profession, etc. Sharing of profits and losses, ये भी पता है हम लोगों को। In a partnership firm, partners are entitled to share in the profits and also bear the losses. Partners के बीच में कैसा relationship होता है? हाँ, एक फैक्टर पढ़ा है आपने, बिल्कुल सही पहुंच गए कुछ बच्चे। हाँ,
म्यूचुअल एजेंसी, याद आया, एक वर्ड पढ़ा होगा आपने, म्यूचुअल एजेंसी को ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता था। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता था एवरी पार्टनर इज द प्रिंसिपल एंड एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर। यानी अगर एक मिस्टर ए काम कर रहे हैं तो वो बी के भी बिहाफ पे कर रहे हैं, मिस्टर बी काम कर रहे हैं तो वो ए के भी बिहाफ पे काम कर रहे हैं। यानी सारे पार्टनर्स एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी, यानी उनके बीच में एजेंसी रिलेशनशिप होता है। ओके, देखो लिखा है द पार्टनरशिप बिजनेस मे बी कैरीड ऑन बाय ऑल or any of the partners acting for all. Thus, each partner is a principal and so can act in his own right. Liability का बताइए क्या होता है पार्टनरशिप फर्म में? Unlimited. Common management, कह रहे हैं एक ही मैनेजमेंट है. Every partner has a right to take part in the running of the business. It is not necessary for all the partners to participate in the day-to-day activities. कुछ पार्टनर्स होते हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, क्या आप बता सकते हो उनको हम लोग क्या कहते थे? एक्टिव पार्टनर्स। और कुछ पार्टनर्स होते थे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते थे, बताओ उनको क्या कहते थे? कुछ पार्टनर्स को नींद बहुत आती थी उनको क्या कहते थे हम लोग? स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर्स। याद आया, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते थे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अच्छा एक बात बताइए, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, क्या मिस्टर ए अपना हिस्सा मिस्टर सी को बेच के जा सकते हैं? क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मिस्टर ए और बी पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए कह रहे हैं 50-50% के पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए कह रहे हैं कि हम अपना 50% का हिस्सा मिस्टर सी को बेच के जा रहे हैं, इसका मतलब कल से तुम्हारा पार्टनर मिस्टर सी होगा। इसी क्वेश्चन को हम अदर वे में पुट करें, कोई नया पार्टनर अगर आना चाहता है, एडमिशन ऑफ द पार्टनर, तो एक अकेले पार्टनर की मर्जी से होता है कि दोनों पार्टनर्स की सहमति से होगा? दोनों पार्टनर्स की। इसका मतलब अगर मिस्टर ए कह रहे हैं कि हम अपना 50% का हिस्सा मिस्टर सी को बेच के जा रहे हैं, दिस इज पॉसिबल और नॉट? दिस इज नॉट पॉसिबल। एटलीस्ट इसके लिए किसकी कंसेंट चाहिए? मिस्टर बी की, अदर पार्टनर की। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बताइए, मेरे पास रिलायंस कंपनी का एक शेयर था, हमने कहा हम अपना रिलायंस का शेयर मिस्टर एक्स को बेच के जा रहे हैं, बताओ बाकी सारे मेंबर से पूछना पड़ेगा? नो। यानी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर होता है, लेकिन पार्टनरशिप में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर नहीं होगा। कोई भी नया पार्टनर अगर आना चाहता है या कोई भी पार्टनर अगर जाना चाहता है, तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट से ये डिसीजन लिया जाएगा। तो देखिए लिखा है नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज शेयर इन पार्टनरशिप टू एनी अदर पर्सन. He may, however, do so with the consent of all other partners. Registration बताइए, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, मैंडेटरी है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हमने आपसे, आपने एक ऑप्शन चूज भी कर लिया। हमने आपसे पूछा पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन बताओ कंपलसरी है कि मैंडेटरी? आप कह रहे नहीं मैंडेटरी नहीं, कंपलसरी है। कुछ बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आया, उनको शाम तक समझ में आएगा। अच्छा ये कह रही थी क्लास में, कंपलसरी है मैंडेटरी है? वॉलेंट्री है, ऑप्शनल है। कंपलसरी मैंडेटरी तो एक ही बात हो गई भाई। टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म इट इज नॉट कंपलसरी टू रजिस्टर इट, हाउएवर इफ द पार्टनर्स सो डिसाइड इट मे बी रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। ड्यूरेशन क्या होगी पार्टनरशिप की? The partnership firm continues at the pleasure of the partners. जब तक पार्टनर्स चाहें तब तक वो अपनी पार्टनरशिप फर्म बना के रखेंगे। अगर उनकी पार्टनरशिप इज फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन, लेट से उन्होंने कहा हम 2 साल के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उनकी पार्टनरशिप कब तक चलेगी? 2 years तक। जैसे ही 2 साल खत्म हो जाएंगे वैसे ही पार्टनरशिप फिनिश्ड। ओके, अब देखो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल पड़ेगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे भी। एक डाउट ये आया है कि रजिस्ट्रेशन कराने और ना कराने से क्या फर्क होता है। देखो, कराने से तो फायदे ही हैं, ठीक है, ना कराने के डिसएडवांटेजेस समझिए। ना कराने का सबसे, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो बाहर वाले आपके ऊपर केस कर सकते हैं, लेकिन आप किसी और के ऊपर केस नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई थर्ड पार्टी आपसे कुछ क्लेम करना चाहती है तो वो आपके ऊपर केस कर सकती है,
लेकिन अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, आपकी फर्म केस नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी फर्म तो बुक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं है। दूसरी चीज, पार्टनर्स आपस में भी एक दूसरे के खिलाफ केस नहीं कर सकते। तो दीज आर द डिसेबिलिटीज। वॉलेंट्री है, आप चाहें तो कराएं चाहे तो ना कराएं, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो लॉ की नजरों में आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हो, और अगर आप लॉ की नजरों में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो तो आपको कोई भी लीगल रेमेडी नहीं मिलेगी। ठीक है, फाइन, अभी पढ़ेंगे आगे, इसी में दिया है आगे। चलो, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप देखिए। 3 तरीके की पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन। वैसे अगर यहां पर आपको पार्टनरशिप लग रहा हो कि बहुत जरा जरा सा दिया है, हम डिटेल में पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना चाहते हैं, वैसे आपको पता है जो ये CSET है, इसके पहले CS फाउंडेशन हुआ करता था, ये पता है आपको? अर्लियर देयर वाज CS फाउंडेशन, और CS फाउंडेशन डिटेल्ड स्टडी था। जैसे CSET तो डिटेल्ड स्टडी तो नहीं, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ के आ गए हैं, है ना, और क्या 3-3 महीने में होता है। CS फाउंडेशन पूरा 1 ईयर का कोर्स था, उसमें ये सारे चैप्टर्स थे। लेकिन CSET में आई थिंक पार्टनरशिप एक्ट वाज नॉट देयर। यस, पार्टनरशिप नहीं था ना, इसलिए आपके लिए आप ही के एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल 2 में एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, वहां पे ये फुल चैप्टर है। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सोच के देखो लॉ का नाम, और आपके इंस्टीट्यूट ने दे रखा है। आपको पता है सबसे अजीब चीज यही है, पता नहीं क्यों इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया है, मेरा सवाल है उनसे, वो बात अलग है वो हमारी सुनते नहीं है। सारा कोर्स उन्होंने एग्जीक्यूटिव में डाल दिया है, पूरा कोर्स। और मेरी इस बात पे आपको यकीन नहीं होगा, बट बिलीव मी, प्रोफेशनल इजी है एज कंपेयर टू एग्जीक्यूटिव। उसका रीजन ये है, CSET में इन्होंने कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं मान के चलो। अब एग्जीक्यूटिव का कोर्स देखते हो तो लगता होगा ना CSET कुछ नहीं था, कि ये लग रहा है नहीं वही तो सबसे टफ था, ये सब तो बस ऐसे ही हो जाएगा। CSET में पूरी ताकत लगा दी हमने, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते थे, अब एग्जीक्यूटिव क्या है, तो बस बुक पलट के चले जाएंगे। CSET में कुछ भी नहीं था, MCQ था। एंड कैन यू बिलीव MCQ विदाउट नेगेटिव मार्किंग क्या होता है? वो सिर्फ एक लॉलीपॉप थी जो आपने खाई और आप इनके चंगुल में फंस गए। MCQ विदाउट नेगेटिव मार्किंग का मतलब समझते हो? आपका घर का कोई बच्चा भी दे सकता है पेपर, यू नेवर नो वो पास हो जाए, यू नेवर नो वो पास हो जाए। MCQ हो, नेगेटिव मार्किंग हो तो फिर भी समझ में आता है, चलो भाई रिस्क नहीं लेगा बंदा, लेकिन विदाउट नेगेटिव मार्किंग तो मतलब भाई अक्को बक्को करके सब में लगा दिया होगा आपने, और फिर जब रिजल्ट आया पास हो गए, है ना। अब एग्जीक्यूटिव में इन्होंने क्या किया, इन्होंने 8 सब्जेक्ट दे दिए और सारे लॉ दे दिए। अगर आप सारे सब्जेक्ट के सारे एक्ट मिला लो तो शायद 200-300 एक्ट होंगे जो आपके में कवर्ड है, सब मिला लो तो। ठीक है, MCQ दिया, प्रैक्टिकल में MCQ दिया, लेकिन ये लॉलीपॉप कड़वी थी। क्यों? नेगेटिव मार्किंग। अब बच्चा डर डर के लगाता है, ठीक है, जब आप 99% श्योर होते हैं तो आपको लगाता है, क्योंकि एक डर ये भी लगता है ना माइनस में ना आ जाए नंबर। ऐसे वैसा होगा नहीं, मैक्सिमम 0 देता है इंस्टीट्यूट। पता चला किसी की मार्कशीट आई उसमें लिखा -20, और सोच के देखो इंस्टीट्यूट ऐसा ना कर दे कि अगर टैक्स के पेपर में -20 आए तो वो दूसरे सब्जेक्ट से सेट ऑफ होंगे। मतलब समझे? समझ गए हैं आप? कंपनी लॉ में एनी हाउ आप 40 लेकर आए, टैक्स में आपके आए -20, अल्टीमेटली कंपनी लॉ में 20। ऐसा नहीं करता इंस्टीट्यूट, इतना बुरा नहीं, बहुत प्यारा सा है। ऐसा कभी नहीं करता, मैक्सिमम वो आपको 0 देगा, माइनस में नहीं देगा पक्का। ठीक है, सो द थिंग इज दैट इतना सारा कंटेंट इन्होंने एग्जीक्यूटिव में दिया है, और आपको ये जान के और आश्चर्य भी होगा कि प्रोफेशनल, अच्छा ये बताओ आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है? कंपनी लॉ। प्रोफेशनल में देयर इज नो कंपनी लॉ। फुल कंपनी लॉ जो एक कंपनी सेक्रेटरी पढ़ रहा है वो एग्जीक्यूटिव में पढ़ रहा है, वो भी मॉड्यूल 1 में। यानी आपके हाथ में मॉड्यूल 1 की जो किताब है, दैट इज द फुल कंपनी लॉ विच यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर एंटायर करियर। प्रोफेशनल में देयर इज नो सब्जेक्ट ऑफ कंपनी लॉ। आपको नहीं लगता प्रोफेशनल में भी कंपनी लॉ होना चाहिए था? आपको लगता है आप मॉड्यूल 1 पढ़ोगे, उसके बाद आप मॉड्यूल 2 पढ़ोगे, फिर आपकी 3 साल की वो 21 महीने की ट्रेनिंग होगी, फिर प्रोफेशनल होगा, फिर आप कंपनी में जाओगे, याद रहेगा? एक दिन का तो याद नहीं रहता आपको। टेस्ट के लिए पढ़ा था मैम भूल गए, यही तो होता है आपके साथ। बट आपके इंस्टीट्यूट को लगता है कि 3-4 महीने में जो आपने कंपनी लॉ पढ़ी वो पढ़ के आप एक्सपर्ट बन गए। और इंस्टीट्यूट कहता भी है, मिशन और विजन देख लो, एक्सपर्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये उम्मीदें हैं उनको आपसे, हमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
उनको हैं जो हैं। सो प्रोफेशनल के जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऐसे ही है, गवर्नेंस का सब्जेक्ट है, एथिक्स का सब्जेक्ट है, डिस्प्यूट से, बट डायरेक्टली कंपनी लॉ के सेक्शंस नहीं है। तो इंस्टीट्यूट ने पूरा का पूरा कंटेंट जो आपको पढ़ाना है ना वो पूरा एग्जीक्यूटिव के अंदर डाल दिया है। तो उनको लग रहा है बस मास्टर बन जाएंगे हमारे बच्चे एग्जीक्यूटिव पास करके। सो दैट इज द थिंग, देयर इज सो मेनी थिंग्स। पार्टनरशिप एक्ट भी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन टॉर्ट आपने पढ़ा है, सीएसईटी में आपने पढ़ा था, फिर यहाँ डाल दिया। अगर यहाँ डालना था तो वहां क्यों दिया, वो वहां दे ही दिया था तो यहाँ क्यों दिया। चलो कॉन्स्टिट्यूशन टॉर्ट, कंपनी लॉ रिपीट होता फिर भी समझ में आता, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ भी था, चलो ठीक है, वो एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ पढ़ा, यहाँ भी कंपनी लॉ पढ़ोगे, ठीक है। बट टॉर्ट जैसा चैप्टर, और अगर आप नोट करो एग्जैक्टली सेम है। अगर आप अपनी सीए, ऐसा भी नहीं है कि उसमें एक लोअर वर्जन दिया है इसमें हायर, कुछ नहीं, सेम है। लॉ कैसे चेंज हो सकता है। सो दिस इज द कंटेंट, बट एनी हाउ हमें उन्हीं की सुननी है, पेपर वही देंगे, मार्कशीट भी वही देंगे, तो जो कह रहे हैं चुपचाप पढ़ लेते हैं। तो हम बता सिर्फ इतना रहे थे पार्टनरशिप के बारे में। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं अभी हमें और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मॉड्यूल 2 में आइए, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं। 3 तरीके की पार्टनरशिप्स होती हैं, पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन। पार्टनरशिप एट विल, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड विल? विल मतलब मर्जी, विल मतलब मर्जी। कह रहे हैं एक ऐसी पार्टनरशिप जो हम लोगों ने अपनी मर्जी पे बनाई है और जब हम लोग चाहेंगे तब खत्म कर देंगे, ऐसी पार्टनरशिप को कहा जाता है पार्टनरशिप एट विल। सच पार्टनरशिप एग्जिस्ट ऑन द विल ऑफ द पार्टनर्स, दैट इज it can be brought to an end whenever any partner gives notice of his intention to do so। तो हम लोग ने मिलके पार्टनरशिप बनाई, हम लोगों ने कहा हम लोग अपनी मर्जी से बना रहे, कोई ड्यूरेशन डिसाइड नहीं कर रहे, जब हमारा मन चाहेगा हम लोग इस पार्टनरशिप को खत्म कर देंगे। ऐसी पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एट विल कहा जाता है। और ऐसी पार्टनरशिप को खत्म करने का तरीका क्या होगा? कोई भी एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स को नोटिस दे दे कि अब हम ये पार्टनरशिप खत्म करना चाहते हैं, उस दिन से वो पार्टनरशिप खत्म मान ली जाएगी, ठीक है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप अभी हमने आपको बताया, किसी पर्टिकुलर काम के लिए अगर पार्टनरशिप की गई है, हमने और आपने एक पर्टिकुलर बिजनेस खोला और हमने कहा इस बिजनेस के लिए हमने पार्टनरशिप करी है, बताइए ये पार्टनरशिप कब तक चलेगी? जब तक बिजनेस चलेगा, ठीक है। कह रहे हैं अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर अंडरटेकिंग अ पर्टिकुलर वेंचर, it comes to an end automatically with the completion of venture। और तीसरी होती है for a fixed duration। What is the difference between second and third? थर्ड वाले में टाइम फिक्स्ड है, हमने ड्यूरेशन फिक्स कर ली, 3 साल के लिए पार्टनरशिप करी है तो 3 साल बाद खत्म हो जाएगी। सेकेंड वाले में काम फिक्स्ड है लेकिन टाइम फिक्स्ड नहीं है, हो सकता है वो ब्रिज बनने में 2 साल लग जाए, हो सकता है वो ब्रिज बनने में 5 साल लग जाए, जब तक वो काम पूरा नहीं होगा तब तक हमारी पार्टनरशिप एंड नहीं होगी। तो 3 तरीके की पार्टनरशिप्स हो गई, कौन कौन सी? पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन। हाँ बेटा, दो कंपनीज अगर साथ में, हाँ, अगर 2 कंपनीज मिलके कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप पे आ जाएंगे। दूसरा कौन सा मैच हुआ? वैसे पता है सेकंड और थर्ड एक ही चीज है ऑलमोस्ट, बस उसमें एक फिक्स्ड बिजनेस है और इसमें फिक्स्ड ड्यूरेशन, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए हम लोग ने पार्टनरशिप करी और हम लोग ने कहा हम लोग मिलके ब्रिज बनाएंगे 2 साल में, तो ये दोनों कंबाइंड हो गया, ठीक है, फाइन। ओके, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की बात करते हैं। कह रहे कितने तरीके के पार्टनर्स है? देखिए सबसे पहला कौन सा पार्टनर होता है? एक्टिव पार्टनर। नाम से समझ में आ रहा है ये बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। पार्टनर्स हु टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ डे टू डे बिजनेस ऑफ द फर्म आर कॉल्ड एक्टिव पार्टनर्स। दीज पार्टनर्स कैरी ऑन द बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, ये कौन सा पार्टनर हुआ? ये पार्टनर तो है, इसने कैपिटल भी लगाई है, लेकिन ये बिजनेस के डे टू डे वर्किंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर्स आर दोज हु डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। सच पार्टनर्स ओनली कंट्रीब्यूट कैपिटल and are bound by the activities of other partners. However, they share in the profits and losses of the business. इसके अलावा देखिए और कौन से पार्टनर है? नॉमिनल पार्टनर।
कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग ने सोचा हम लोग अपनी एक पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं, ठीक है, सीएस तो कुछ खास नहीं हो पाया, तो आप लोगों ने कहा चलो एक पार्टनरशिप फर्म खोल के कुछ बिजनेस करते हैं। लेकिन आप लोगों ने सोचा अगर हम लोग अपने नाम से पार्टनरशिप करेंगे तो कोई हमको लोन ही देगा। लोन इसलिए नहीं देगा क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। क्रेडिबिलिटी समझ गए, इतनी वर्थ ही नहीं है। तो आप हमारे पास आए, आपने कहा मैम आप बस अपना नाम दे दीजिए, आपके नाम से ही बड़े बड़े लोग लोन देने आ जाएंगे। इसमें हंसने की कोई बात नहीं थी, ठीक है, हाँ ये सभी बातें सच हैं। तो आप हमारे पास आए, आपने कहा मैम मैम आप अपना नाम हमको दे दीजिए, आप कुछ ना करिएगा पार्टनरशिप फर्म में, बस हम आपका नाम यूज कर लेंगे कि मैम भी हमारी पार्टनर है। और जैसे ही आपने हमारा नाम अपने पार्टनर की तरह लिखा, वैसे ही लोन पे लोन आने लग गए, आपके पास पैसे पैसे आने लग गए। यानी हम आपकी फर्म में पार्टनर है ओनली बाय माय नेम। हम लॉसेस वॉसेस कुछ नहीं शेयर करेंगे, हम कोई काम भी नहीं करेंगे, हमने सिर्फ अपना नाम दिया है आपको। बताइए प्रॉफिट का हिस्सा शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे? फ्री में नाम दे देंगे हम अपना, प्रॉफिट तो शेयर करेंगे ही, कुछ ना कुछ तो हम लेंगे ही बदले में, लेकिन लॉसेस आई एम नॉट गोइंग टू शेयर। तो देखिए नॉमिनल पार्टनर कैसा हुआ। नॉमिनल पार्टनर्स आर दोज हु डू नॉट हैव इंटरेस्ट इन द बिजनेस। हमें आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट लेंड देयर नेम टू द फर्म। दे डू नॉट मेक एनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। कह रहे कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं करते हैं, ना ही ये बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं, बट आर लाइबल लाइक अदर पार्टनर्स। अब समझो, अगर किसी थर्ड पार्टी ने, अब ध्यान से समझिएगा, एक बैंक के पास आप गए और आपने कहा मैम हमारी पार्टनर है, बैंक ने ये सोच के लोन दे दिया, आपको पैसा लेके भाग गए, बताइए बैंक हमसे रिकवर करेगा कि नहीं करेगा? सिचुएशन समझिए, आपने एक पार्टनरशिप फर्म खोली और आपने हमसे मेरा नाम ले लिया, यानी आप जब बैंक के पास गए तो आपने कहा हम लोग 3 पार्टनर्स हैं, 2 हम लोग और 1 मैम। आपने बैंक को ये बताया, बैंक ने जैसे ही हमारा नाम देखा, बैंक ने आपको लोन सैंक्शन कर दिया, आपने बैंक का पैसा लिया और आप बैंक का पैसा लेके भाग गए। बताइए बैंक हमसे रिकवरी करेगा कि नहीं करेगा? यस रिकवरी करेगा, क्योंकि बैंक की नजरों में आई वाज आल्सो अ पार्टनर, ठीक है। अब मेरे ऊपर जो लायबिलिटी आ गई, टेक्निकली हम किससे रिकवर करेंगे? आपसे। थर्ड पार्टी के लिए तो हम लायबल हैं, लेकिन अगर आप मेरी पकड़ में आ जाते हैं तो हम आपसे रिकवर कर लेंगे, हम अपनी जेब से कोई भी खर्चा नहीं करेंगे। तो द नॉमिनल पार्टनर इज लायबल टू द थर्ड पार्टीज, ओके, बट एक्चुअली ही विल नॉट बी शेयरिंग द लॉसेस। समझ आ गया नॉमिनल पार्टनर कौन हुआ? ओके और ये देखिए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये अभी हमने आपको समझाया था, वो बंदा जो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है लेकिन अपने आप को पार्टनर की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्टीमेटली वो पार्टनर मान लिया जाएगा और उसके ऊपर भी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। ऐसे पार्टनर को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो कौन कौन से पार्टनर हो गए? सबसे पहले कौन सा था? एक्टिव पार्टनर, फिर स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर, फिर नॉमिनल पार्टनर और फिर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। जिसने सिर्फ अपना नेम दिया है वो कौन सा था? नॉमिनल पार्टनर। जो पार्टनर प्रॉफिट्स भी शेयर कर रहा है, लॉसेस भी, और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिव पार्टनर। जिसने कैपिटल तो कंट्रीब्यूट किया है, प्रॉफिट लॉस भी शेयर करेगा, लेकिन बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, डोरमेंट पार्टनर, ठीक है। और वो बंदा जो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है बट ही इज रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, वो कौन होगा? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप? फर्स्ट पार्टनरशिप बाय विल, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? कुछ भी जो पार्टनर्स चाहें, ठीक है। सेकंड कौन सी थी? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एंड थर्ड पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन। हाँ जी बताइए। इन्वेस्टर्स और स्लीपिंग पार्टनर, इन्वेस्टर होते हैं कंपनी में और स्लीपिंग पार्टनर होते हैं फर्म में। इन्वेस्टर का मतलब क्या हुआ? शेयर होल्डर, हुएवर इज इन्वेस्टिंग, ठीक है। वर्ड्स कुछ और है, सोच लो अच्छे से। इन्वेस्टर जो हुआ वो तो कंपनी में पैसा लगा रहा है, ठीक है, और अगर वो कंपनी में पैसा लगा रहा है तो उसके बदले में उसको शेयर मिल रहा है, तो ही विल बिकम अ शेयर होल्डर। पार्टनरशिप फर्म में तो जो भी कैपिटल लगाएगा वो पार्टनर ही बन जाएगा, और अगर वो कैपिटल के तौर पे पैसा नहीं दे रहा है तो वो लोन के फॉर्म में देगा। दो ही तरीके से पैसे मिल सकते हैं, या तो कैपिटल के फॉर्म में, अगर कैपिटल के फॉर्म में मिल रहा है तो पार्टनर बन जाएगा, और अगर लोन के फॉर्म में मिल रहा है तो क्रेडिटर बन जाएगा, ठीक है, फाइन।
ओके, माइनर बताइए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं? कैन माइनर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स? नो। तो क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? भाई पार्टनरशिप करने के लिए अग्रीमेंट करना पड़ेगा, अग्रीमेंट माइनर कर नहीं सकता। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पढ़ा ही है आपने, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से बताइए माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं कि नहीं? अ कॉन्ट्रैक्ट डन बाय अ माइनर इज डैश, एक वर्ड होता था इसका, void ab initio, याद आया? void ab initio, void from the very beginning, ठीक है। अगर आपको अपने CA/CET में जरा सा भी डाउट है तो पेपर है कल, दोबारा ट्राई कर लो, ठीक है। एनीवेज सो माइनर के साथ अग्रीमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन माइनर पार्टनर बन सकता है, बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। मतलब उसको प्रॉफिट्स तो मिल जाएंगे, बट उसको लॉसेस कभी भी शेयर नहीं करने होंगे। तो एज फार एज हमें उसको प्रॉफिट्स देने हैं वो हो सकता है, ही कैन बिकम अ पार्टनर ओनली इन द प्रॉफिट्स। अच्छा एक बात बताओ, क्या ना माइनर कैन एवर बिकम इंसॉल्वेंट? कभी सुना है माइनर दिवालिया हो गया, छोटू दिवालिया हो गया? माइनर बताओ इंसॉल्वेंट हो सकता है, क्यों? छोटू को भी अधिकार है दिवाली मनाने का, माइनर इंसॉल्वेंट क्यों नहीं हो सकता? लॉजिकली बताइए। क्योंकि उसको कभी कोई लाइबिलिटी बियर ही नहीं करनी है। जब उसको लाइबिलिटी ही नहीं बियर करनी है तो इंसॉल्वेंट कहां से बैठे बिठाए हो जाएगा? सो माइनर कैन नेवर बी इंसॉल्व। अभी तो पैदा हुआ बेचारा, जी लेने दो उसको जिंदगी, है ना, फिर करना इंसॉल्वेंट बड़े होके। ओके, सो अ माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स। कितनी बड़ी बात देखो इन्होंने बताई आज, ये आपको पहले नहीं पता था, मार्क कर लो इंपॉर्टेंट। कह रहे माइनर वो है जिसने 18 साल की उम्र नहीं अचीव करी है। सिंस अ माइनर इज नॉट केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू वैलिड अग्रीमेंट, ही कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। ही मे हाउएवर बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। तो वो पार्टनर तो नहीं बन सकता, लेकिन हाँ बेनिफिट्स के लिए हम उसको पार्टनर बना सकते हैं। इसका मतलब प्रॉफिट्स तो वो शेयर करेगा, लेकिन लॉसेस बियर नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद मेरिट्स दिए हुए हैं और लिमिटेशंस दिए हैं, बताइए रीड कर लेंगे? लिखो वहां पे रीड ऑन योर ओन, या होमवर्क लिख लो। ये रीड ऑन योर ओन आप हमारे लिए लिख रहे हैं, यू रीड ऑन योर ओन, पढ़ लोगे पक्का? ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछना। अब देखिए इसके लिमिटेशंस के बाद लिखा होगा पार्टनरशिप डीड। चलिए पार्टनरशिप डीड के बारे में समझते हैं। अच्छा एक बात और बताओ, एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? मैम ये गलत बात है, जिस चैप्टर में हुआ करिए उसी के क्वेश्चन पूछा करिए। ये जो आप कूद कूद के दूसरे चैप्टर में पहुंच जाती हैं, ये बहुत गलत बात है। एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? 50 कि 100? 50 कि 100? एक बताओ। 100? 75 कर ले, ना हमारा ना तुम्हारा। फिर अच्छा अगर 50 तो 100 क्या चीज थी? क्या? द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50। अगर गवर्नमेंट फ्यूचर में कभी ये लिमिट इंक्रीज करेगी तो वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 100। और अगर 50 से ज्यादा पार्टनर्स है मेरी पार्टनरशिप फर्म में तो हम क्या करें? कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर ले, और नहीं करी तो इलीगल एसोसिएशन मान ली जाएगी। ये सब कुछ कौन से एक्ट में लिखा है? पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट। ये कंपनीज एक्ट में लिखा है कि एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। और ये जितनी जनरल बातें हैं ना, इसको ये मत सोचना कि कंपनी लॉ में आ सकती है कि एसबीसी में, कहीं भी आ सकती है, एनीवेयर। तो ये प्रोविजंस अपने दिमाग में रखिएगा। चलो पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं। पार्टनरशिप डीड ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप अग्रीमेंट is a document that outlines in detail the rights and responsibilities of all the parties to a business operation. क्या क्या चीजें होंगी पार्टनरशिप डीड में जरा देखो। डेफिनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन। द पार्टनरशिप डीड नॉर्मली कैरीज द नेम ऑफ द बिजनेस। कह रहे पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होगा? बिजनेस का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, समरी हम क्या क्या काम करेंगे, ऑल दीज थिंग्स विल बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड।
और कौन सा क्लॉज होगा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल, किसने कितना कितना कैपिटल लगाया है, कौन कौन से पार्टनर्स हैं, उन्होंने कितना कितना कैपिटल लगाया है. द डीड गिव इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिटेल्स ऑफ पार्टनरशिप सच एज अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच पार्टनर, सैलरीज टू बी पेड टू ईच पार्टनर. ये सारी चीजें कहां लिखी होंगी? पार्टनरशिप डीड में. अकाउंटिंग, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर एक्सेप्टेड मेथड ऑफ अकाउंटिंग. कह रहे किस तरह से अकाउंटिंग होगी हमारी पार्टनरशिप फर्म की, कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज होगा, कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, ये सब भी कहां लिखा होगा? पार्टनरशिप डीड में. ये क्लॉजेस हैं पार्टनरशिप डीड के. ड्यूटीज, पावर्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टनर. आई थिंक दिस इज ओके. ठीक है, पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या है, पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं, ये सारी चीजें भी कहां लिखी होंगी? पार्टनरशिप डीड में. विड्रॉल्स, ड्रॉइंग्स कहते हैं हम लोग इसको ना. पार्टनर कितना पैसा विड्रॉ कर सकता है, कितनी ड्रॉइंग कर सकता है मैक्सिमम, पावर्स क्या क्या है पार्टनर्स के पास, ये भी लिखा होगा पार्टनरशिप डीड में. एक्सपल्शन, व्हाट इज दिस? एक्सपल्शन मतलब अगर हमें किसी पार्टनर को रिमूव करना है, हटाना है, एक्सपेल करना है, बाहर निकालना है, उसका प्रोसीजर क्या होगा? इफ अ पार्टनर इज प्रूविंग टू बी अ हिंड्रेंस और डेट्रीमेंट टू अ बिजनेस, अगर कोई ऐसा पार्टनर है जो बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उस पार्टनर को कैसे बाहर निकाला जाए, इसका प्रोसीजर भी कहां दिया होगा? पार्टनरशिप डीड में. डिसोल्यूशन, कह रहे हैं पार्टनरशिप डीड को डिसॉल्व कैसे किया जाए. द पार्टनरशिप डीड ऑल्सो डिस्क्राइब द मेथड्स बाय विच द पार्टनरशिप एंड द बिजनेस विल बी डिसॉल्व. ये किस चीज के पॉइंट्स हैं? लिमिटेशंस है ना पार्टनरशिप के, ये क्लॉजेस हैं पार्टनरशिप डीड की. यानी जब हम पार्टनरशिप डीड बनाएंगे तो उसमें ये सारे पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए. ठीक है, 8th वाला पॉइंट देखिए. ये शायद आप पहली बार सुन रहे हो. आर्बिट्रेशन सुना है कभी? सुना है आर्बिट्रेशन? क्या बात है, कहां सुना आर्बिट्रेशन? व्हाट इज आर्बिट्रेशन? आर्बिट्रेशन का मतलब होता है एक तरह से म्यूचुअल सेटलमेंट. देखिए नॉर्मली समझिएगा, अगर दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होती है, वैसे आपको पता है ये वर्ड आपके सीएसईटी की बुक में था. ओके, एनीवेज भूलते हैं सब बातें, ऐसी बातें नहीं याद करते. हाँ, आर्बिट्रेशन का मतलब जैसे मान लीजिए दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हुआ, दो पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हुआ, तो उनके पास क्या उपाय है? वो कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? कोर्ट के पास. अरे ये तो बता, तो कहां जाएंगे? कोर्ट के पास, मम्मी के पास जाएंगे. दो पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हुआ है तो वो अपने डिस्प्यूट सॉल्विंग के लिए कहां जाएंगे? कोर्ट के पास. अब कोर्ट के पास जाने में दिक्कत ये, पैसा भी बहुत लग जाता है, समय भी बहुत लग जाता है. तो कई बार पार्टीज आपस में पहले से ही डिसाइड कर लेती हैं कि अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो एक थर्ड पार्टी को हम लोग अपॉइंट कर लेते हैं, वो हमारे डिस्प्यूट को सॉल्व कर देगा, जिसको हम लोग आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी कह सकते हैं. तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया अगर हमारे बीच में डिस्प्यूट होगा तो हम मिस्टर ए को अपॉइंट कर रहे हैं, मिस्टर ए हमारी बातें सुनेंगे और मिस्टर ए जो डिसीजन देंगे वो हम मान लेंगे. ये जो मिस्टर ए अपॉइंट हुए हैं इनको कहा जाता है आर्बिट्रेटर. ही एक्ट्स लाइक अ जज, ही इज नॉट अ जज, ही एक्ट्स लाइक अ जज. लेकिन एक बात बताओ, मान लो आर्बिट्रेटर ने डिसीजन दिया, हम सेटिस्फाइड नहीं है, अब क्या करें? कोर्ट चले जाएं. लेकिन आधे से ज्यादा केसेस आर्बिट्रेशन से ही सॉल्व हो जाते हैं. तो फायदा ये होता है कोर्ट जाने का खर्चा और कोर्ट जाने का समय जो है वो सेव हो जाता है. तो जब भी पार्टनरशिप डीड बनती है या कोई भी अग्रीमेंट बनता है, उसमें एक क्लॉज डाला जाता है, आर्बिट्रेशन क्लॉज, कि अगर हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो सच एंड सच थर्ड पर्सन को हम अपॉइंट कर रहे हैं, ये थर्ड पर्सन हमारे डिस्प्यूट को सुन के इसका डिसीजन दे देगा. एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज आर्बिट्रेशन. ठीक है, अगर आर्बिट्रेशन वर्ड सुन के आपको बहुत एक्साइटमेंट हुई और आपको लगा कि हम इसके बारे में और जानना चाहते हैं, अभी हम सेटिस्फाई नहीं हुए, आई वांट टू लर्न मोर अबाउट इट, तो आपका एक सब्जेक्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस. उसमें एक फुल चैप्टर है, बड़ा सा चैप्टर, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट. हम बता रहे हैं ना, कुछ छोड़ा नहीं है इंस्टीट्यूट में. ठीक है, तो वहां हम लोग आर्बिट्रेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. फिलहाल कह रहे हैं इन ऑल बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स a partnership deed must provide for means of arbitration of dispute. और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? To avoid expensive litigation. कोर्ट में जाके इतना खर्चा करने से अच्छा है हम आउट ऑफ कोर्ट मैटर को सेटल कर लें. तो ये क्लॉजेस थे हमारे किसके? पार्टनरशिप डीड के. ठीक है, फाइन.
अब देखो पार्टनरशिप फर्म के बारे में लिखा हुआ है, एक चीज बस मार्क कर लेते हैं, बाकी फिर बाद में पढ़ेंगे। पार्टनरशिप फर्म है और रजिस्ट्रेशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट है, ठीक है। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म बनाते कैसे हैं वो इन्होंने यहां नहीं दिया है। देखो इसके बाद अगर आप ध्यान दो तो HUF शुरू हो गया है, लेकिन फिर 2 पन्ने बाद अचानक से इंस्टीट्यूट को याद आया कि कुछ छूट गया है हमसे। देखो कहीं मिलेगा अभी आई शो यू। ये देखो यहां पर पेज नंबर 163 पे 163 पे ये पढ़ा रहे थे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अचानक इनको याद आया कुछ खाली खाली सूना सूना लग रहा है, हमने कुछ छोड़ दिया है। आपकी बुक में 163 टॉपिक ही नहीं है, अरे बाप रे। देखो ये है रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, और ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर दिया है ना ये पार्टनरशिप फर्म का है, ओके। और इसके बाद फिर से इन्होंने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू कर दिया, तो वो थोड़ा सा मिसप्लेसमेंट है, दिया है मिसप्लेसमेंट है। हाँ पेज नंबर हो सकता है अलग हो। दिस टॉपिक रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ये है पार्टनरशिप फर्म का, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। बच्चे को लगेगा ये कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का टॉपिक चल रहा है उसी का रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है, लेकिन जब आप इसके अंदर पढ़ेंगे तो इंस्टीट्यूट कहेगा सरप्राइज ये वो था जो वहां छूट गया था, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है फर्म का, ये पोर्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे, ओके चलिए।